विद्यार्थियों, स्वागत है एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ दी गई हैं, जो कि आपको वर्ष 2022-23 के लिए दी गई हैं, जो कि आपकी बिल्कुल न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 5 की हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन एवं आपकी गणित की है। तो सभी का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो के किसी भी पार्ट को बिल्कुल भी इसके मत कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे कक्षा 5 की है। वर्ष आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वर्ष दिया गया है आपका 2022-23, यानी कि आपकी बिल्कुल न्यू जो आपकी इस वर्ष जारी की गई है अभ्यास पुस्तिका, वही आपकी ये है। ठीक है, तो चलिएगा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अध्याय दिए गए हैं, सभी जो आपके दिए रहते हैं ये आपका दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला पार्ट है आपका मछली, दूसरा है आकृतियाँ और कोण, कितने वर्ग, हिस्से और पूरे। ये आपका पूरा गणित का दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका गणित का आपको सॉल्यूशन बताएंगे, उसके बाद आपको जो बाकी आपके सब्जेक्ट बचेंगे तो उनका सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करा देंगे, तो उसकी भी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, उसको देखिएगा। पार्ट 1 है मछली। ठीक है, प्रश्न एक है 1 लाख को अंकों में लिखिए। तो आपको लिखना आता होगा, इस तरीके से लिखेंगे। आप देखिए, आप जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख पे 1 बना दीजिए, तो ये आपके हो जाएंगे 1 लाख। तो यहाँ पर कितनी बिंदी हैं, 2, 4, 1, 5। तो यहाँ पर लिखा है 2, 4, 1, 5 बिंदी और 1 तो ये आपको हो जाएगा 1 लाख। सेकेंड है 1 करोड़ की संख्या में कितने शून्य होते हैं। तो 1 करोड़ लिखिए। 1 करोड़ की संख्या में आपके 7 बार शून्य होते हैं। कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या 1 करोड़ लिखना है, तो आपको अब जोड़ना पड़ेगा। कितनी जीरो हुए यहाँ पर देखिए, 3, 2, 5 तो 7 है। यहाँ पर कितने 2, 4, 6 और 1 और लगेगा, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 लगा देंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। तो ये आपकी टोटल 7 जीरो होती हैं। फिर दिया गया है 1 बोरी में 50 किलोग्राम चावल हैं, ऐसी ही 8 बोरियों में कुल कितने ग्राम चावल आएंगे। तो 1 बोरी में आपके दिए गए हैं 50 किलोग्राम चावल है, तो 8 बोरी में कितने होंगे, तो 50 का 8 में गुणा कर दीजिए, यानी कि 400 ग्राम आपके चावल आ जाएंगे। इसी प्रकार आपका तीसरा दिया गया है, यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है तो 2,000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा। तो यहाँ पर 1 लीटर दूध की कीमत दी गई है 50 रुपये, तो 2,000 रुपये में आपका दूध आएगा, तो आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, यदि यहाँ पर आपसे और कुछ ज़्यादा पूछा जाता है तो आप गुणा करते, लेकिन यहाँ पर 2,000 रुपये में कितना दूध आएगा। 1 लीटर में आपका क्या है, 1 लीटर आता है 50 रुपये में, तो 2,000 आएगा, 50 का भाग दीजिए, 1 यूज कर जाएगा, 5 का भाग देंगे 200 में 40 लीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए चौथा, यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 रह जाता है तो 12 किलोग्राम अंगूर से कितनी किशमिश बनेगी। तो देखिए, अंगूर से किशमिश बनाने पर वजन 1/3 है, तो 12 किलोग्राम अंगूर से किशमिश बनेगी, तो 12 से 1/3 बराबर आपका आ जाएगा 3 चौके 12, यानी आपका 4 आ जाएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 5वां, एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है, तो 2.5 घंटे में कार तय करेगी तो 120 + 30, तो ये आपको कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 करेगी तो 2 घंटे में कितना हो जाएगी 120, और आधे घंटे में कितना होगा 30, 60 का आधा 30 हो जाएगा, तो 120 + 30 यानी 150 किलोमीटर वो तय करेगी। ठीक है, फिर एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 1 घंटे में चली गई दूरी 800 किलोमीटर, तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 360, चाल है आपकी कितनी 80, तो 80 में भाग देंगे तो आपका 9/2 आ जाएगा, यानी कि 9/2 घंटे, यानी कि आपके कम से कम 4 घंटे से कुछ ज़्यादा समय रहेगा। प्रातः 7वां, यदि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है तो 12 किलोग्राम सेब बेचने पर उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो 1 किलोग्राम सेब बेचता है 800 रुपये में, तो 12 किलोग्राम सेब बेचेगा तो 80 रुपये में बेचता है। सॉरी, यहाँ पर 1 किलोग्राम सेब बेचता है 80 रुपये में, तो 12 किलोग्राम सेब बेचेगा तो 80 × 12 यानी कि 960 रुपये में वो पूरे सेब बेचेगा। ये 7वां कंप्लीट हो गया। 8वां दिया गया था, एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से कितने 65,000 रुपये का कर्ज लिया। उसने 1 वर्ष में कुल मिलाकर 78,684 रुपये वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने पैसे वापस किए। तो व्यक्ति ने वर्ष में कुल पैसे वापस किए 76,684, 78,000 दिया गया 78,684। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो हम 12 का भाग दे देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसने कितने हर महीने रुपए दिए हैं। तो 78,684 में हम 12 का भाग देंगे तो ये आएगा आपका 6557, ये आपका आ जाएगा। आप चाहें तो भाग देकर भी देख सकते हैं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं एक बार मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आपको एक बार खुद भी घर करके चेक कर लेना है सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इसी प्रकार से आपके फाइनल पेपर है वो इसी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में से आपका आने वाला है। 9वां क्वेश्चन है, लड्डू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम तथा बर्फी की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम है।
राजू के पास 800 रुपये हैं, जिसमें से वह 1/4 रुपये लड्डू खरीदने तथा 3/4 रुपये बर्फ़ी खरीदने में खर्च करता है। बताइए, अब बताना है हमें उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे, उसने कितने किलोग्राम बर्फ़ी खरीदी, उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू एवं बर्फ़ी खरीदे। तो सबसे पहले देखिए, लड्डू की कीमत आपको दी गई 200 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम यदि आप लड्डू खरीदेंगे तो आपको कितने रुपए देने होंगे, आपको 200 रुपये देने होंगे, ये कहने का मतलब है। ठीक है, उसी प्रकार तथा बर्फ़ी की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम है, यानी कि यदि आप 1 किलोग्राम यदि आप बर्फ़ी खरीदेंगे तो आपको कितने रुपए देने होंगे, 400 रुपये देने होंगे। ठीक है, अब राजू के पास 800 रुपये हैं, क्या है 800 रुपये हैं, जिसमें से वह 1/4 रुपये लड्डू खरीदता है तथा 3/4 रुपये वह बर्फ़ी खरीदने में खर्च करता है। अब देखिए, अब राजू को करना क्या है, देखिए राजू के पास रुपए तो केवल 800 ही है, 800 में उसे क्या है बर्फ़ी भी खरीदनी है और आप उसे क्या है लड्डू भी खरीदनी है, तो उसमें से क्या हुआ 1/4 रुपये लड्डू खरीदने में लगाता है, यानी 1/4 800 रुपये का हम यदि 1/4 निकालेंगे तो इसमें 1/4 का भाग दीजिए, 4 का भाग दीजिए, यानी कि 4 दूनी 8, यानी 200 रुपये का क्या वो लड्डू खरीदेगा। तो 200 रुपये के लड्डू कितना आ जाएगा, 1 किलोग्राम लड्डू उसका आ जाएगा, कितना 1 किलोग्राम आ जाएगा, क्योंकि 200 रुपये किलो ही है लड्डू। और बाकी आप कितने उस रुपये शेष बचेंगे, यदि 800 में से आपके 200 रुपये चले जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 600 रुपये। ठीक है, अब इन 600 रुपये से वो क्या कर सकता है, बर्फ़ी खरीद सकता है। ठीक है, तो बर्फ़ी की कीमत कितनी है, 400 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 600 रुपये में से आप ऐसे लिख सकते हैं 600 रुपये हैं। ठीक है, तो 600 को हम लिख सकते हैं 400 + 200, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो 400 में 1 किलोग्राम बर्फ़ी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन 200 रुपये में आपकी आधे किलोग्राम ही आ पाएगी, यानी कि 1/2 किलोग्राम ही आ पाएगी, तो टोटल क्या 1.5 किलोग्राम ही बर्फ़ी खरीद पाएगा वो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे। पहला क्वेश्चन है, तो देखिए उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे, तो मैंने आपको बता दिया था उसने केवल 1 ही किलोग्राम लड्डू खरीदा, क्योंकि उसने 1/4 रुपये हैं उसमें लड्डू खरीदे थे। यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए 800 × 1/4, यानी 800 रुपये, तो उसका 1/4 उसने खर्च किया, यानी 200 रुपये खर्च किए, 200 में 1 किलोग्राम लड्डू ही खरीद पाएगा। ठीक है, क्योंकि 200 रुपये किलो लड्डू की कीमत है। और बर्फ़ी की बात करें तो देखिए 1/4 जब उसने रुपये क्या है जब उसने खर्च कर दिए तो उसके बाद बचे कितने, 3/4 भाग बचा, तो 800 का 3/4 निकालेंगे, 600 रुपये उसके पास बचेंगे, और 600 रुपये वो क्या बर्फ़ी खरीदने में खर्च करेगा, तो उसमें वह केवल 1 किलोग्राम और 500 ग्राम ही, यानी कि 1.5 किलोग्राम ही क्या है बर्फ़ी खरीद पाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया गया था, जो मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू तथा बर्फ़ी खरीदी, टोटल हमें ऐड करके बताना है। तो उसने 1 किलोग्राम तो लड्डू खरीदे थे और 1 किलोग्राम बर्फ़ी और प्लस 500 ग्राम बर्फ़ी खरीदी थी, यानी कि टोटल 2.5 किलोग्राम उसने टोटल सामान यहाँ पर से बॉय किया था। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसे आपने आसानी से कर लिया होगा, और मैंने आपको डिटेल से समझा दिया, क्योंकि ये थोड़ा आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया किस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन दिया गया, एक पानी की टंकी बनाने में लगने वाले खर्च का विवरण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सामग्री दी गई है, मात्रा दी गई, कीमत दी गई है, कुल कीमत हमें बतानी है। देखिए ईंट दिया गया है, ईंट की मात्रा 500 है, कीमत है 1200 रुपये प्रति हज़ार, यानी 1000 की कीमत आपकी 1200 है। सीमेंट है 7 बोरी, 325 रुपये प्रति किलोग्राम, तो यहाँ से हम कुल कीमत निकाल लेते हैं। कीमत है 1200 रुपये प्रति हज़ार, तो आप इसका गुणा कर लीजिए, तो 12×5 = 60 और 4 जीरो रख देंगे, इसकी कीमत आ जाएगी। 7 बोरी प्रति बोरी कीमत दी गई है, 1 ट्रॉली की कीमत इतनी दी गई है, तो इनका आप गुणा कर सकते हैं। रेत केवल 1 ट्रॉली थी, इसलिए हमने 1 का गुणा किया, तो ये अपना इतना ही रहेगा। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक पानी की टंकी बनाने में कुल खर्च, तो एक पानी की टंकी बनाने में कुल खर्च आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया था, पानी की टंकी बनाने में लगने वाले खर्च का विवरण निम्नानुसार, यानी कि आपको इन 3, 4, 500 चीज़ों को जोड़ना होगा, तो आपका कुल खर्च निकल के आ जाएगा। क्योंकि पानी में आपको टंकी में ईंट भी लगेगी, सीमेंट भी लगेगी, रेत भी लगेगी, सरिया भी लगेगा और मजदूरी भी लगेगी, यानी मजदूर हैं जो बनाने वाले वो भी लगेंगे। तो सभी चीज़ों के जो खर्च रुपए हैं वो आपको जोड़ने पड़ेंगे और आपका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनको जोड़ दीजिएगा, कुछ बड़ा टास्क नहीं है, आसानी से आप जोड़ सकते हैं, या मैं कमेंट बॉक्स में से आपको आंसर बता दूँगा। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। अगला अध्याय देखिए, आप पार्ट 2 दिया गया है, जो कि आपका आकृतियाँ और कोण। ठीक है, तो आकृतियाँ और कोण कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गणित का संपूर्ण सॉल्यूशन मिलेगा वीडियो में। देखिए पार्ट 2 है आकृतियाँ और कोण। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, 3 भुजाओं वाली, यहाँ पर देखिए 3 भुजाओं वाली एक खुली एवं एक बंद आकृति बनाइए। तो देखिए 3 भुजाओं वाला एक आपका त्रिभुज होता है, तो इसमें क्या बंद, एक आपका ये भी बंद होती है, ये भी बंद होती है, ये भी बंद होती है, यानी ये बंद आकृति हो जाएगी त्रिभुज। जबकि एक हमें खुली आकृति भी बनानी है, तो इस टाइप से आप खुली आकृति बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 भुजा हो जाएगी, 2 भुजा हो जाएंगी, और एक और इसी तरीके से बना सकते हैं, 3 भुजा हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा 1 भुजा और आपको बनानी पड़ेगी, तो ये आपकी 3 भुजा हो जाएंगी। ठीक है, यदि बिंदु पूछते हैं तो बिंदु इसमें आपके क्या
1 2 3 बिंदु हो जाएंगे, लेकिन भुजा इसमें केवल 2 ही होंगी, 1 2, इसलिए एक और हमें भुजा यहाँ पर बनानी पड़ेगी। तो ये खुली आकृति, ये आपकी बंद आकृति, तो इसे आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर आता है 6 भुजाओं की एक ऐसी आकृति बनाइए जिसके कोई दो कोण समकोण से कम हों। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर बनी हुई है, फिर भी मैं बना देता हूँ। इस टाइप से आपको बनानी है आकृति जिसमें आपकी 6 भुजाएं हों। यहाँ से एक स्टार्ट से बनाता हूँ, 1 भुजा, 2 3 4 5 6, तो ये 6 भुजा हो गई। इस आकृति को आपको बना लेना। ठीक है, तीसरा है अपने परिवेश से ऐसी कोई 3 वस्तुओं के नाम बताइए जिसमें समकोण बन रहा है। तो घड़ी में 3 बजे जो बजती हैं तो आपका क्या समकोण होता है, इस टाइप की आपकी ये घड़ी रहती है। ठीक है, ये घड़ी रहती है। जब 3 बजेंगे तो एक आपकी क्या है, जो आपकी घंटे की सुई होगी वो 3 पर होगी, जबकि जो आपकी मिनट की सुई होगी वो आपकी 12 पर होगी। तो इस तरीके से 90 डिग्री का यानी समकोण का आपका कोण बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक एग्जाम्पल। सेकेंड है लकड़ी की यहाँ पर दी गई टेबल, ये आपका समकोण होती है। जैसे कि ये आपकी टेबल है। ठीक है, यहाँ पर ये 4 इसका टेबल रहेगा, इसका क्या समकोण पर ही रहती है। ठीक है, तो ये आपका समकोण हो जाएगा। अलमारी में लगा दर्पण, तो ये भी आपका समकोण पर ही लगा रहता है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखिए चौथा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए में कितने कोण समकोण से कम है एवं कितने कोण समकोण से अधिक हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर में 2 कोण समकोण से कम है एवं 2 कोण समकोण से अधिक हैं, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 2 कम है और 2 अधिक है, यहाँ पर करके भी आपको बता सकता हूँ। इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्या है, समकोण से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये भी आई थिंक अधिक हो जाएगा, बाकी ये ऊपर वाले आपको क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 अधिक और 2 कम। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एच में कितने समकोण हैं, तो यहाँ पर कितने समकोण है ये बताना है। तो एच बनाइए सबसे पहले, इस तरीके से आपका एच बनेगा। तो ये 1 समकोण, 2 समकोण, इस तरह 3 समकोण, 4 समकोण, यानी कि टोटल आपके अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में आपके क्या है, एच में आपके कुल 4 समकोण हैं। चारों मैंने आपको बता दिए हैं, एक बार फिर देख लीजिए। ये इस तरीके का एच बनता है, तो ये समकोण 1 2 3 और 4, ये 4 समकोण आपके हो जाएंगे। पूरा मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ जिससे कोई समस्या आपको ना हो। तो नीचे दी गए कोण को डिग्री में हम बताना है। समकोण का आधा आप जानते हैं, समकोण होता है 90 डिग्री। यदि आपका इसको आधा बनाना है तो 2 का भाग देना पड़ेगा। 2 का भाग देंगे 90 में, 2 का भाग देंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा, यानी ये वाला उत्तर आ जाएगा। प्रातः समकोण का 1/4 समकोण होता है आपका 90 डिग्री। इसका यदि 1/4 निकालेंगे तो 1/4 का मतलब होता है 1/3, यानी कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप 3। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो 90 में 3 का भाग देंगे 30 बार जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। छठा प्रश्न आपको दिया गया है कि नीचे दी गई घड़ियों में घड़ी की सुइयां बनाओ जब भी समकोण से अधिक कोण बना रही हों, समय भी। ठीक है, तो देखिए हमें घड़ियां बनानी है जब वो समकोण क्या है, समकोण से अधिक कोण बन रहा हो। तो यहाँ पर देखिए जब 3 बजे पर घड़ी है तो घड़ी का कोण कैसा बनेगा, समकोण बनेगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, आपकी जो मिनट की सुई, सॉरी जो आपकी घंटे की सुई है वो 3 पर होगी और मिनट की सुई आपकी किस पे होगी, आपकी होगी 12 पे, तो समकोण होता है। लेकिन जैसे ये आपका 4 बजेंगे, 4 बजे आपका अधिक कोण हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर समकोण है। जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा तो ये क्या, कोण का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो 4 बजे आपका अधिक कोण हो जाएगा, फिर 5 बजे भी आपका अधिक कोण होगा, 8 बजे भी आपका अधिक कोण होगा और 3:45 पे भी आपका अधिक कोण होगा। यानी यहाँ से जितना भी आगे जाएगा वो आपका अधिक कोण ही होगा जब तक कि ये 9 के पास नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये आपको बना देना है। अब देखिए सातवां, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने कोण है। तो यहाँ पर देखिए आपको घर दिख रहा होगा इस टाइप का, तो इसमें हमें बताने कितने कोण है। तो दी गई आकृति में कुल 8 कोण हैं। तो देखिए कोण कहाँ से देखेंगे, देखिए एक कोण आपका ये बन जाएगा यहाँ पर, एक यहाँ पर बन जाएगा। मैं थोड़ा आपको जूम करके बता देता हूँ तब आप समझ पाएंगे। ठीक है, ये आप देखिए कितने कोण हमें बताने हैं। तो एक तो आपका यहाँ पर बन जाएगा 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इस तरीके से आपके कितने हो जाएंगे, 8 कोण हो जाएंगे। तो इसे आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पूरा मैंने आपको बता दिया है, इसको आप लिख लीजिएगा। 8वां, घड़ी में समय 3 बजे एवं मिनट की सुइयों के बीच कौन सा कोण बनता है। तो मैंने आपको अभी बताया था, घड़ी में समय 3 बजे मिनट की सुइयों के बीच समकोण बनता है, जो कि यहाँ पर दिया भी गया था। यदि आपने ध्यान से देखा, ये समय 3 बजे हुए और कोण कैसा बना है, समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का जब कोण बनता है तो उस कोण को हम बोलते हैं समकोण। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। आप देखिए 9वां क्वेश्चन है, तालिका में दिए गए समय के अनुसार घड़ी की सुइयां बनाए एवं सुइयों के बीच बनने वाले कोण भी लिखिए। तो घड़ी की सुइयां बनानी है, उनके बीच बनने वाले कोण लिखने हैं। तो घड़ी का समय 2 बजे है,
तो 2 बजे इस टाइप से बजता है। यहाँ पर घड़ी आपको दी गई है, ये 2 बजता है, तो यहाँ पर आपका समकोण से कम होगा, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री से कम बन रहा है तो ये समकोण से कम होगा। 3:30 बजे आपका अधिक कोण होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री से आपका क्या होता है, ये 90 डिग्री से आपका अधिक होता है। तो यहाँ पर आप बना भी सकते हैं, सुइयों को आपको मिलाना पड़ेगा। 3:30, तो 3 बज के यहाँ पर ये जो आपकी घंटे की सुई होगी 3 से अधिक पर होगी, और मिनट की सुई आपका कहाँ पर होगी, ये आपकी होगी लगभग 6 पे होगी, ठीक है, लगभग नहीं, पूरी 6 पर ही आपकी होगी। ये होता है आपका 3:30। इसी प्रकार आपका अधिक कोण दिया गया है 4 बजे भी अधिक कोण होता है। आपकी घंटे की सुई 4 पर होगी और मिनट की सुई आपकी होगी 12 पर, ही आपका 4 बनेगा। इसी प्रकार 5:15, 5 पे आपकी घंटे की सुई 5 पर ही होगी, और मिनट की सुई भी आपकी किस पे होगी, घंटे की सुई 5 पर होगी, मिनट की सुई आपकी 3 पर होगी, तभी तो 15 होंगे, ठीक है। इसी प्रकार 9 बजे की आपकी घंटे की सुई 9 पर होगी, और जो मिनट की सुई है वो 12 पर होगी, 9 बज जाएंगे, ये समकोण होगा, ये आपका अधिक कोण होगा। तो ये इस तरीके से आपको बनाना था। 10वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों को देखो, तालिका को पूरा करो। इस प्रश्न की समझ के लिए गणित का जादू कक्षा पाठ में आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोण दिया गया है, कैंची, समकोण से ज़्यादा या समकोण से कम ये दिए गए हैं। जैसे कि ये कैंची है तो ये क्या समकोण से कम है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है, आप देख सकते हैं, एक बॉय दिया गया है, तो ये क्या समकोण है, समकोण से ज़्यादा है या समकोण से कम, तो समकोण से कम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको इस टाइप का डायग्राम दिया गया है, इस टाइप का बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये समकोण से कम है। ये पतंग दी गई है, ये आपकी क्या है, समकोण से ज़्यादा है। कैसी है, समकोण से ये आपकी ज़्यादा है, तो ये आपको कर देना है समकोण से ज़्यादा। और ये आपका समकोण हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे ये बिल्कुल समकोण आपका है, तो समकोण हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समकोण से कम, और ये हो जाएगा आपका समकोण, ठीक है, समकोण, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा आपका समकोण से ज़्यादा। तो इस तरीके से ये आपको बनाना था। तो ये आपका अध्याय नंबर 2 का भी सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो इसे आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है आपका अध्याय नंबर 3, जो कि है कितने वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है तो किस आयत का परिमाप छोटा है। देखिए ये चित्र आपका ए दिया गया है, ये आपका बी दिया गया है, तो ये आकृति का परिमाप होगा 16 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रत्येक बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। एक का है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, 1 सेंटीमीटर है, तो इसका ए का 16 आ रहा है, बी का आपका 14 आ रहा है, तो इस हिसाब से आपका बी छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न आपका 2 दिया गया है, 2 में पूछा गया है, यहाँ पर देखिए ये आकृति का क्षेत्रफल अधिक है इसमें, ठीक है। 2 है, यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आएगा 2 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे लिख लीजिएगा। अब आप आंसर लिख लीजिए, मैं सभी के आंसर आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर बा दिया गया है, यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो नीचे दी गई वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखिए। तो इस पूरी आकृति का हमें वर्ग सेंटीमीटर में लिखना। देखिए दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो अतः वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल आपका 8 वर्ग सेंटीमीटर होगा। कितना होगा विद्यार्थियों, 8 वर्ग सेंटीमीटर आपका होगा, तो इसे लिख लीजिए। तीसरा है, दिए गए आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो पूरा आपको आयत दिया गया है, ये पूरा क्या है आपका आयत है, तो इसका पूरे का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, या जिसे हम बोलते हैं 30 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें एक हमें ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज बनाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका दिया गया है त्रिभुज। ये क्या है विद्यार्थी, ये आपका त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, आयत का आधा है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इस पूरे आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 30, ठीक है, और हमसे बताया गया जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उस आयत का आधा है, यानी कि 2 का भाग दीजिए तो ये आपको कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आधा का मतलब होता है 1/2, तो 30 का यदि आप 1/2 निकालेंगे तो वो आपका आएगा 15, ठीक है, क्योंकि 2 से काटेंगे 30 15 बार कट जाएगा आपका। तो वही यहाँ पर लिख के बताया गया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर 30 वर्ग सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 15 सेंटीमीटर, यानी कि आप 30 में 2 का भाग देंगे, आधा करेंगे तो आपका आ जाएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। जो चाहे आप लिख लीजिए, आपके आंसर को कोई भी गलत नहीं मानेगा, ठीक है। चौथा दिया गया, दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर आपको पत्ती दी गई है, ये आप देख सकते हैं, इसका हमें अनुमानित क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो देखिए पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल आपका यहाँ पर दिया गया 5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। पैमाना हमने माना 1 वर्ग बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 वर्ग दिया गया है ये,
इसको हमने 1 सेंटीमीटर माना है। तो टोटल इसमें कितने वर्ग आ जाएंगे, तो इसमें देखिए 1 वर्ग तो ये वाला लगभग कंप्लीट ये वाला आ गया है, ठीक है। ये वाला भी लगभग कंप्लीट है, 2 3 मिला के टोटल मिला के 5 वर्ग इसमें आ सकते हैं। तो लगभग 5 आपका आ जाएगा, ठीक है। पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। अब देखिए 5वां दिया गया है आपका उपरोक्त आकृति ए एवं बी में यहाँ पर आकृति ए दी गई है, ये आकृति आपको बी दी गई है, ठीक है। अब देखिए किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर बताइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसका अधिक होगा किसका कम होगा। तो आकृति ए का क्षेत्रफल अधिक है, क्यों अधिक है, तो यहाँ पर आप बॉक्स भी गिन लीजिए तभी आपको पता चल जाएगा। किसमें कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसमें आपको कितने बॉक्स हैं, 24 बॉक्स है। इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। बी में आपको कितने मिल रहे हैं, बी में आपको 25 मिल गए हैं, इसमें आपके 24 मिले हैं। तो क्षेत्रफल किसका अधिक होना चाहिए, आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक है, क्योंकि इसमें 25 बॉक्स थे जबकि ए में आपको केवल 24 थे, ठीक है। अब देखिए ए का परिमाप 20 सेंटीमीटर और बी का परिमाप आपका 20 सेंटीमीटर, यानी कि बराबर है, अर्थात दोनों का आयत का परिमाप आपका समान है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए छठा, आपको एक आकृति दी गई, यहाँ पर एक आपको आयत दिया गया है, उसमें आपको एक पतंग टाइप पे इस प्रकार का एक आपको चतुर्भुज दिया गया है। तो उपरोक्त आकृति में 2 भुजाएं ए बी एवं बी सी बनाई गई हैं, जिसकी 2 भुजाएं सी डी एवं डी ई इस प्रकार हैं बनाए, जिससे कि क्या बनी नई आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई हो। तो देखिए इस तरीके से बनाना है कि ये मैंने आपको बना दिया है। हमें क्या ये जो त्रिभुज था ये बना हुआ नहीं था, इसे हमने अलग से बनाया है। आपको केवल एक आयत दिया गया था जिसकी 2 भुजाएं दी गई थी आपको ए बी बी सी। तो हमें डी ए इस प्रकार बनाना है, तो इस तरीके से ये 2 भुजाओं को आपको इस तरीके से मिला देना है। ये 2 आपको बनी मिलेंगी, ठीक है, ये वाली बनी मिलेंगी और ये वाली आपको इस तरीके से मिलानी है, जिससे कि क्षेत्रफल आपका 8 वर्ग इकाई हो जाएगा यदि आप इस तरीके से मिलाएंगे तो, ठीक है। अब देखिए 7वां यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए ग्रिड में 2 ऐसी आकृति बनाइए जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 11 वर्ग इकाई तथा 9 वर्ग इकाई हों, ठीक है। तो 11 करना है तो हमें 11 बॉक्स भरने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आकृति बन जाएगी, 11 भर जाएंगे। 9 करनी है तो ये भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपके 9 हो जाएंगे इस तरीके से। 8वां क्वेश्चन दिया गया था, उपरोक्त पैटर्न को हमें पूरा करना है। ये जो पैटर्न यहाँ से बना हुआ था इसको आगे बढ़ाना है, तो ये लाइन बनाते जानी है इस तरीके से, ठीक है। मैं थोड़ा आपको बड़ा करके बता देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और ये मैं आपको रेड में करके बता देता हूँ किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से आपको लाइन खींचनी है रेड, इस तरीके से ये लाइन आपको इस तरीके से खींचती जानी है। और फिर आपको क्या है, ये लाइन खींचने के बाद आपको इधर से एक लाइन और खींचनी पड़ेगी जो आप खींच सकते हैं आसानी से, ठीक है। इस तरीके से ये आपका बन जाएगा आसानी से। ये लाइन भी आपको इस तरीके से खींचनी पड़ेगी, ये आप बना दीजिए। अब पैटर्न आपको मिल जाएगा, सिंपल तरीके से बना सकते हैं, इसमें आपको किसी को भी परेशानी नहीं आएगी, सरल क्वेश्चन था। 9 दिया गया है आपका कि इस 9 में आपको एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 75 इंडिया, और अभी बहुत चीज़ दी गई 500 साल पुराना ये आपको गाड़ी दी गई है, ठीक है। इस प्रकार से दिए गए हैं। अब देखिए किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है, तो ये आपको टिकट दिए गए हैं, तो परिमाप सबसे अधिक है, सबसे बड़ा आपको यही दिख रहा है, तो इसका ही परिमाप सबसे अधिक होगा, स्पष्ट देखने में ही पता चल रहा है। तो ये आपको दिया गया है पहले एक आंसर, डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है, जो आ दिया गया है आपका यहाँ पर ए नंबर का है, तो इसका क्या सर्वाधिक है, तो ये हमने कर दिया ए का, ठीक है। फिर सेकेंड, डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है, तो सी देखते हैं 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो यहाँ पर सी दिया गया है, ठीक है, कितने को ढकता है, तो ये 1 2 3 4 5 6 को ढकता है। यहाँ पर गिनने में पता चल रहा है क्योंकि एक बॉक्स इतना है, दूसरा इतना, तीसरा चौथा पाँचवा छठा, ये 6 बॉक्स दिए गए हैं, तो इसका आंसर 6 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए तो रखता है डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले को ढकता है, तो 6 लिख देना है, यहाँ पर 6 में से हुआ है तो यहाँ पर लिख दीजिए। 4 का आंसर हो जाएगा डी तथा एफ टिकटों के बराबर। डाक का हो जाएगा सबसे छोटी डाक टिकट ई का परिमाप 8 सेंटीमीटर है, ई है डाक टिकट का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, डाक टिकट डी का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, अंतर है 12 - 8 बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपको पूरा लिखने है। इस क्वेश्चन के पूरे आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये आपका जो आपका कौन सा अध्याय था, अध्याय नंबर 3 था, ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ये आगे पहुँच गए हैं हम, तो अध्याय नंबर 3 पे आते हैं। ये आपका अध्याय नंबर 2 है,
ये अध्याय 3 हम अभी देख रहे थे, जो कि मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बता दिया है। ये सभी क्वेश्चन के आंसर हैं, ये क्वेश्चन दिए गए हैं और ये इनके आंसर हैं, ठीक है। बस एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसे देखिए किस तरीके से हम करेंगे। तो इसमें आपको दिया गया है कि दिए गए 16 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग के आधार का निम्नलिखित प्रश्नों पर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये 4 बॉक्स हैं, यहाँ 4 बॉक्स हैं, यानी कि 4 × 4 यानी कि 16 वर्ग इकाई का पूरा आपको दिया गया है, ठीक है। अब इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसके 2 बराबर त्रिभुज बन जाएं। यदि सीधी रेखा की बोलें तो ये हम सीधी रेखा बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये सीधी रेखा बन जाएगी आपकी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या दिया गया है, सीधी रेखा खींचिए कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाएं एवं इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो यदि हम इस तरीके से रेखा खींचेंगे तो हमारे 2 बराबर त्रिभुज नहीं बनेंगे, ठीक है। इसलिए हम कुछ इस टाइप की रेखा यहाँ से खींच देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, यदि इस टाइप से हम रेखा खींचेंगे तो बराबर त्रिभुज हमारे बन जाएंगे। कैसे बनेंगे यहाँ पर देखिए ध्यान से। यदि मैं ऐसी रेखा खींचूंगा तो देखिए एक त्रिभुज आपका ये वाला बन जाएगा, ये त्रिभुज ये वाला बन गया, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज जो आपका बनेगा वो दूसरा त्रिभुज आपका ये वाला बन जाएगा, यानी कि दोनों बराबर त्रिभुज आपके बन जाएंगे। अब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम आसानी से ज्ञात या फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ से आप देखिए बराबर त्रिभुज में प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है। 4 बराबर वर्गों में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। तो 2 बराबर आयतनों में प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल आपका 8 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो आ का उत्तर, बा का उत्तर, सा का, तीनों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। तो बिल्कुल शांतिपूर्वक आप सभी क्वेश्चनों के आंसर अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। तो इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। तो यहाँ तक सभी आंसर आपको क्लियर हो गए होंगे पार्ट 3 का, ठीक है। पार्ट 3 कंप्लीट होने के बाद विद्यार्थियों आपका पार्ट 4 आएगा, जो कि है आपका हिस्से और पूरे, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसके पार्ट 2 की वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। पार्ट 2 की वीडियो में आपको पूरा 3-4 चैप्टर के और सॉल्यूशन बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी आपकी कितने मिनट की हो चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपकी 27 मिनट की लगभग वीडियो हो चुकी है। तो पार्ट 2 में वीडियो आपको मैं आगे के सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। और आपके लिए मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, जिस प्लेलिस्ट में आप सभी अध्याय के सॉल्यूशन बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देते हैं तो आपको सभी अध्याय के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एक ही प्लेलिस्ट में कक्षा 5वीं गणित के सभी विषय के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। कक्षा 5वीं के सभी विषय के, चाहे आपका पर्यावरण हो, हिंदी हो, या आपका अंग्रेजी हो, या आपका गणित हो। तो परेशान बिल्कुल भी ना हो, प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद।